नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मेजर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रमुख विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनकी सीरीज के अंतर्गत एक हम अगले संगठन की चर्चा करेंगे आज, एक जो महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वह है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जिसे शॉर्ट में आप कहते हो शार्क, ठीक है, शार्क के नाम से जानते हो। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि शार्क की जो स्थापना है वह 8 दिसंबर 1985, ये सन आपको याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, ढाका आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कब स्थापना हुई और कहाँ पर स्थापना हुई। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देश, वह संस्थापक देश कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी, ठीक है। तो विचार कब आया था? 1980 में आया था। और मुलाकात विदेश सचिवों की कितने देशों के? 7 देशों के। कहाँ पर हुई? कोलंबिया में। और 1981 में मुलाकात हुई इनकी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अफ़गानिस्तान है वह वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बन गया। तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए? एक और जुड़ गया, तो 8 सदस्य देश हो गए, यानी वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय दोनों ही नेपाल की राजधानी है काठमांडू में अवस्थित हैं, यानी सार्क का मुख्यालय और सचिवालय दोनों ही काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। ये जो दोस्तों 8 देश हैं उनको याद करने की एक ट्रिक भी है, MBBS अपनी, ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप 8 देशों को याद कर सकते हो। M का मतलब है आपका, M का मतलब यहाँ पे मालदीव है, B का मतलब है बांग्लादेश और दूसरे B का मतलब है भूटान, S का मतलब है श्रीलंका, A का मतलब है अफ़गानिस्तान, P का मतलब है पाकिस्तान और N का मतलब है नेपाल और I का मतलब है यहाँ पर इंडिया, ठीक है। तो MBBS अपनी ट्रिक के माध्यम से आप 8 सदस्य देशों को याद कर सकते हैं। और इसके दोस्तों जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं गुलाम सरवार, क्या नाम है? गुलाम सरवार इसके अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश के हैं ये, यानी बांग्लादेश के गुलाम सरवार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। सार्क के सदस्य देश 8 हैं, ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया ही। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं, यानी ऑब्जर्वर देश 9 हैं। और वे 9 ऑब्जर्वर देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 9 इसके ऑब्जर्वर देश हैं। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों 8 जो
सदस्य देश हैं सार्क के उनको दिखाया गया है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं। आपको हमेशा दोस्तों 2 देशों के नाम आपको याद रखने हैं जो इसके सदस्य देश नहीं हैं। एक आपका है म्यांमार और दूसरा आपका है चीन। ये 2 देश सार्क के सदस्य देश नहीं हैं। जब क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं दोनों को दे करके फंसाया जाता है आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा। और वे कौन कौन से सिद्धांत हैं? संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। यानी कि ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ही एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प ना होकर उसका एक पूरक होगा और ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। ठीक है, सार्क के कुछ कार्य भी हैं। सबसे पहला कार्य तो है कि मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी भी इसका एक कार्य है। आर्थिक, व्यापार एवं वित्त को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। सामाजिक मुद्दों को हल करना भी इसका एक कार्य है। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन करना भी संगठन का कार्य है। और किन देशों में ये सब करना है? जो ये 8 सदस्य देश हैं, इन्हीं में ये सब करने का दायित्व इसे दिया गया है। इसके अलावा ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति तथा अन्य कार्यों को भी करने का दायित्व इसी संगठन के पास है। सार्क का उद्देश्य क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। इस संगठन का जो उद्देश्य है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना, यानी क्षमताओं का आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, यहाँ पे एक दूसरे का कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश की समस्याओं का मूल्यांकन करे और आपसी विश्वास और समझ को भी बढ़ावा दे, ये भी इसका उद्देश्य है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग, यानी जो 8 देश हैं ये एक दूसरे से सहयोग कर, यानी आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, यानी जो दोस्तों ये 8 देश हैं ये सभी विकासशील देश हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे विकासशील देश हैं, तो उनके साथ सहयोग को मजबूत बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके प्रमुख अंगों को देख लेते हैं। तो राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक, ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती हैं। दूसरा अंग है इसका कि विदेश सचिवों की स्थायी समिति, चूँकि आपको याद होगा कि 1981 में कोलंबिया में
7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक के बाद ही इसकी स्थापना का फैसला लिया गया था। तो विदेश सचिवों की स्थायी समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी देती है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो विदेश सचिवों की स्थायी समिति ही है। इसके बाद है सचिवालय। सार्क का जो सचिवालय की जो स्थापना है वह 16 जनवरी 1987 को हुई थी, जबकि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, तो यानी इससे 2 साल बाद, स्थापना के 2 साल बाद 16 जनवरी 1987 को सार्क का सचिवालय स्थापित किया गया। कहाँ पर? काठमांडू में किया गया। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना इसका प्रमुख काम है। ठीक है। इसके सचिवालय में महासचिव, यानी कि सचिवालय में कौन कौन शामिल होता है? तो महासचिव और 7 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। ठीक है, तो वर्तमान महासचिव कौन है इस समय? गुलाम सरवार हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं। तो ये 3 साल के लिए बनते हैं इसके महासचिव। सार्क और इसके महत्व की अगर बात करें हम, तो सार्क सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में ही रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसके साथ तालमेल बनाना, ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक होते हैं। समान समाधान, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं। कौन कौन सी समस्याएं? जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। यानी दोस्तों, ये जो समस्याएं आपको बताई गई हैं, इन्हीं समस्याओं को आपसी सहयोग से, यानी 8 देश आपसी सहयोग से इन्हीं समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए ही सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की सार्क के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और सर्वप्रथम विचार कब आया था, फिर इसकी विदेश सचिवों की मुलाकात कहाँ पर हुई, 8 जो सदस्य देश हैं वे कौन कौन से हैं, अफ़गानिस्तान कब इसका सदस्य देश बना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके महासचिव और अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, ये भी आपको बताया। इसके साथ साथ 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश कौन से हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद यह किन सिद्धांतों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, इस पर चर्चा की हमने। संगठन के कार्य क्षेत्र क्या हैं, इस पर भी बात की। सार्क के उद्देश्य क्या हैं, इस पर भी हमने बात की। इसके प्रमुख अंग कौन से हैं, इसको देखा। सचिवालय के बारे में बात की आपसे।
सार्क और इसका महत्व क्या है इसको भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।